हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 9th लेक्चर है बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट का। और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था एजेंसीज काजिंग डिटेरियोरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो टॉपिक था अफेक्ट ऑफ द वेरियस एजेंसीज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑन द डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स। और इसमें हमने ब्रिक्स, टिम्बर, कंक्रीट के बारे में पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेटल्स। और ये आज हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स होते क्या हैं और मेटल्स पे क्या अफेक्ट पड़ता है डिटेरियोरेशन का। मेटल्स यूज्ड इन द बिल्डिंग हैव अ गुड ड्यूरेबिलिटी। मेटल्स जो इस्तेमाल होते हैं हमारे बिल्डिंग में उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ड्यूरेबिलिटी आप सभी जानते हैं। रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग एजेंसीज, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मेटल्स इज अफेक्टेड बाय द करोजन। अब ड्यूरेबिलिटी जो है मेटल की ये करोजन के द्वारा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। करोजन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। करोजन जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, यानी एक तरह की रिएक्शन है। और इट इज़ aggravated by the presence of the dissolved atmospheric gases, pollutants, direct dirt admixtures। और ये जो है किसकी वजह से इसको प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। जो पोल्यूटेंट्स हैं इसमें गैसेस, अगर एडिशनल गैसेस हैं, डर्ट है या एडमिक्सचर्स हैं, इसकी वजह से भी ये तेज़ होती है। द रिस्क ऑफ द करोजन इज़ इंक्रीज्ड व्हेन द मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज द ब्रिक्स और द ब्लास्टर। द रिस्क ऑफ द करोजन इज़ इंक्रीज्ड, रिस्क जो है करोजन का वो बढ़ता है जब मेटल जो हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट विद अदर बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे कि हमारी ब्रिक्स या फिर प्लास्टर है। Mild steel, largely used in the building construction, is seldom exposed but has a protective coating of the paint, bitumen, or is enclosed by the other materials। वैसे तो माइल्ड स्टील जो इस्तेमाल होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपोज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग की होती है हमने, पेंट की होती है या बिटूमन की होती है। एनक्लोज्ड बाय द अदर मटेरियल्स यूज्ड बाय कंक्रीट इन द आरसीसी। और यहाँ फिर किसी और मटेरियल के बीच में एनक्लोज्ड होता है जो भी आरसीसी में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग रिड्यूसेस द रेट ऑफ द करोजन। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स जो हैं ये करोजन का रेट जो है उसको रिड्यूस करता है, कम कर देती है। जैसे अगर आपने पेंट किया है तो करोजन जो है, जंग जो है वो कम लगेगा। इन आरसीसी मेंबर इट इज़ द कंक्रीट कवर दैट क्रैक्स फर्स्ट। आरसीसी मेंबर्स में सबसे पहले कंक्रीट का कवर है जो सबसे पहले टूटता है। देयरफॉर द कवर टू द स्टील इन द आरसीसी स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रक्चर टू द इन्वायरमेंट। देयरफॉर द कवर टू द स्टील, देयरफॉर जो स्टील का कवर है इन द आरसीसी स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के एक्सपोजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए टू द इन्वायरमेंट। When steel corrodes very much, then only we can see both broken concrete and the corroded steel। जब स्टील करोड होता है, स्टील को जंग लगता है, देन ओनली वी कैन सी, तभी हम देख सकते हैं बोथ ब्रोकन कंक्रीट, टूटा हुआ कंक्रीट, और करोडेड स्टील। द कास्ट आयरन पाइप्स buried in the ground also get rusted but do not deteriorate। वे कह रहे कास्ट आयरन की जो बनी हुई पाइप्स होती हैं इसको भी जंग लगता है लेकिन वो डिटेरियोरेट नहीं होती, ठीक है। द रस्टेड पार्ट रिमेन्स इन इट्स प्लेस। रस्टेड पार्ट जो है अपनी जगह पर ही रहता है। एंड एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फर्दर करोजन।
और मतलब इट्स जस्ट लाइक अ कोटिंग, एक कोटिंग बन जाती है उसके ऊपर रस्ट की, और वो अगले हिस्से को जंग नहीं लगने देता। मतलब ऊपर का हिस्सा हो जाता है ख़राब हो जाता है, लेकिन अंदर का हिस्सा उसका ठीक रहता है। मैनी कास्ट आयरन पाइप्स बरीड अंडरग्राउंड लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसी वजह से जो कास्ट आयरन की पाइप है ये बहुत लंबे समय तक वहाँ पे टिकी रहती हैं इन द फील्ड। स्टील पाइप्स डू नॉट लास्ट फॉर सो लॉन्ग। स्टील की पाइप जो है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिक पाती। अब हम बात करते हैं पेंट्स के बारे में। पेंट्स का क्या पेंट्स के ऊपर अफेक्ट होता है हमारी डिटेरियोरेशन द्वारा। पेंट्स आर द कोटिंग ऑफ द कलर्ड लिक्विड मटेरियल्स applied on the surface of the finished parts of the building. Paints are the coating of the colored liquid materials. पेंट होते क्या हैं बेसिकली, ये कोटिंग होती है कलर्ड लिक्विड मटेरियल्स की, यानी कलर्ड लिक्विड होता है मटेरियल का बना हुआ, अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द फिनिश्ड पार्ट्स, फिनिश्ड पार्ट के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है ऑफ द बिल्डिंग, विच ऑन ड्राइंग, जो सूखने पर फॉर्म्स एन इम्परवियस कोट, जो सूखने पे एक इम्परवियस कोट बनाता है, एंड प्रोटेक्ट्स द सरफेस, और सरफेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एजेंसीज, एटमॉस्फेरिक एजेंसीज के अफेक्ट से ये उसको रोकता है। डिके डिके ऑफ द वुड, लकड़ी के ख़राब होने से को रोकता है। करोजन ऑफ द मेटल, मेटल के करोजन को। एंड आल्सो सर्व्स एज अ डेकोरेटिव सरफेसेस, और सर्व करता है एज अ डेकोरेटिव सरफेस। द फॉलोइंग, और डेकोरेट करता है सरफेस को, ठीक है। द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द पेंटिंग ड्यू टू द वेरियस एजेंसीज ऑफ द डिटेरियोरेशन। तो कुछ ये डिफेक्ट्स जो हैं ये हम ऑब्जर्व करते हैं पेंट के अंदर, ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज की वजह से। सबसे पहले आता है ब्लिस्टरिंग, दूसरा आता है फेडिंग, और तीसरा आता है ब्लूमिंग। ब्लिस्टरिंग क्या होता है? दिस इज़ ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द वाटर वेपर, वाटर वेपर की ट्रैप होना बिहाइंड द पेंटेड सरफेस, पेंटेड सरफेस के पीछे। अब पेंट आपने किया उसके पीछे अगर वाटर वेपर रह जाते हैं तो ब्लिस्टरिंग होती है। ब्लिस्टरिंग बेसिकली होती क्या है, छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो बन जाते हैं इसके ऊपर, वो वाटर वेपर की वजह से होता है, अगर वाटर वेपर पेंट के नीचे आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा फेडिंग। व्हेन द पेंटेड सरफेस इज एक्सपोज्ड डायरेक्ट sunlight, gradually fading of the color due to loss of the brightness of the pigment occurs। तो ये कह रहा है धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो पेंट है वो धीरे धीरे फेड होने लग पड़ता है, मतलब लाइट होने लग पड़ता है उसका पिगमेंट, ठीक है, सनलाइट के जैसे ही। फेडिंग बहुत ही जर्नल टर्म है, इस्तेमाल होती है। धूप की वजह से रंग जो है उड़ने लग पड़ता है पेंट का, फेड होने लग पड़ता है वो। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लूमिंग। दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द डल पैचेस, डल पैचेस की डेवलपमेंट होना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और द चिलिंग ऑफ द सरफेस ग्लॉसी कोट। तो डल पैचेस बन जाते हैं हमारे, ठीक है, और ये बनते किस वजह से हैं? मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से और चिलिंग ऑफ द सरफेस ग्लॉसी कोट। ऑल अदर डिफेक्ट्स इन द पेंट्स आर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। जो बाकी हमारे डिफेक्ट्स हैं पेंट के वो इन रीजन्स की वजह से होते हैं। यूज़ ऑफ द पुअर मटेरियल, ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल करके। एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑन डैम्प सरफेस, और पुअर वर्कमैनशिप। तो रीजन्स हमारे पास सबसे पहला है यूज़ ऑफ द पुअर मटेरियल। अगर आप ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल करते हो तो भी हमारा ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डिफेक्ट अक्कर होगा पेंट के अंदर। ऑल द पेंट्स शुड बी सेलेक्टेड ऑफ गुड क्वालिटी, आपको पेंट एक अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इट रिलेशन टू देयर एक्सपोजर कंडीशन एंड द बैकिंग मटेरियल इन रिलेशन टू। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका एक्सपोज़र जो है, एक्सपोज़र कंडीशन एंड बैकिंग मटेरियल जो है उसके रिलेशन में आपकी क्वालिटी जो है पेंट की वो अच्छी होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑन द डैम्प सरफेस। अब डैम्प सरफेस की एप्लीकेशन जो है, के ऊपर जो एप्लीकेशन है, डैम्पनेस ब्रेक्स डाउन द एडहेजन ऑफ द पेंट। अब अगर आपकी सरफेस जो है वो डैम्प है, मतलब उसके ऊपर पानी है, किसी तरह का मॉइस्चर है, डैम्पनेस की वजह से क्या होता है, आपका जो
पेंट होता है वो उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है, चिपकने की वाली प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाती है विद द सरफेस ऑफ द कंपोनेंट, काजिंग फ्लैकिंग एंड द क्रैकिंग फ्रॉम द सरफेस. पुअर वर्कमैनशिप, इट इज़ वन ऑफ द मेन काजेज ऑफ द पेंट डिट्योरेशन. इट इज़ वन ऑफ द मेन काजेज ऑफ द पेंट डिट्योरेशन. ये एक मेन काज है पेंट डिट्योरेशन का एंड डिफेक्ट का. पुअर वर्कमैनशिप हम पीछे भी पढ़ते आए हैं. पुअर वर्कमैनशिप हो गया किसी ऐसे आदमी को काम देना जिसको काम अच्छे से करना नहीं आता, या उसकी अभी इतने स्किल्स नहीं मजबूत हुए, एक्सपीरियंस कम है, ऐसे आदमी को काम देना, ये भी आपके डिट्योरेशन का बहुत मेन काज हो सकता है. पुअर वर्कमैनशिप कैन एट्रीब्यूटेड टू इनकरेक्ट, inadequate and non-existent surface preparation, over thinning of the paint, improper brush selection, poor brushing technique, and the failure to apply the specified number of the coats may result in the deterioration of the पेंट्स. तो ओवर थिनिंग ऑफ द पेंट को बहुत ज़्यादा पतला कर देना, इम्प्रॉपर करना, इम्प्रॉपर ब्रश सिलेक्शन जो है वो अच्छा नहीं किया हमने, पुअर ब्रशिंग टेक्निक बहुत ख़राब है, एंड फेलियर टू अप्लाई द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कोट्स. और अगर हम कोटिंग कर रहे हैं तो हमने नंबर ऑफ कोटिंग जो है वो नहीं की, मे रिजल्ट इन द डिट्योरेशन ऑफ द पेंट्स. A wide range of the plastics are used in the building. Polyvinyl chloride PVC has the widest application. तो वैसे तो बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा हमारी रेंज के जो हैं ये प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. पॉलीविनाइल क्लोराइड जो PVC है हैज़ द वाइडेस्ट एप्लीकेशन. इसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है. प्लास्टिसाइड PVC इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फ्लोर कवरिंग. तो PVC इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फ्लोर कवरिंग. फ्लोर कवरिंग में PVC का बहुत इस्तेमाल होता है. फॉल सीलिंग, अंडर पिच्ड रूफ्स, मेम्ब्रेन कवरिंग इन द फ्लैट रूफ्स एंड द प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स फॉर वाटर प्रूफिंग. तो प्लास्टिसाइड PVC का इस्तेमाल इन सभी कामों में होता है. फ्लोर कवरिंग में होता है, फॉल सीलिंग में होता है, अंडर पिच्ड रूफ्स में मेम्ब्रेन कवरिंग में होता है, इन फ्लैट रूफ एंड द प्लास्टिक मेम्ब्रेन फॉर द वाटर प्रूफिंग. रिजिड unplasticized PVC is used principally for the domestic soil and the vent system, rain water disposal, ड्रेनेज, वॉल क्लैडिंग, डक्टिंग एट्सेट्रा. तो आपने PVC की पाइप्स देखी हुई हैं जो हमारे रेन वाटर डिस्पोजल के लिए काम आती है. वेंट सिस्टम, डोमेस्टिक सॉइल एंड वेंट सिस्टम जो पाइप्स हमारे यहाँ पे पड़ती हैं, आपने मेन पाइप्स देखी ही होंगी. ड्रेनेज के काम आती है, वॉल क्लैडिंग के काम आ रही है, और डक्टिंग एट्सेट्रा. एक्सपेंडेड PVC इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर द थर्मल इंसुलेशन. तो एक्सपेंडेड PVC जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है थर्मल इंसुलेशन. इसका इस्तेमाल थर्मल इंसुलेशन के भी काम होता है, यानी हीट को इंसुलेट कर, थर्मल इंसुलेशन के लिए, ठीक है, ठंडा रखने के लिए. ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स GRP आर आल्सो यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पस. तो ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो है GRP, इसका इस्तेमाल जो है होता है यूज फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पसेस. इसका इस्तेमाल स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए किया जाता है. स्पेशल प्लास्टिक्स आर यूज फॉर द लार्ज ड्रेनेज चैम्बर. स्पेशल प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है लार्ज ड्रेनेज चैम्बर, बड़े ड्रेनेज चैम्बर्स के लिए, प्लम्बिंग के लिए, ड्रेनेज फिटिंग के लिए एंड द वॉल टाइज के लिए. फॉर्म्ड प्लास्टिक प्रोवाइड अ सेलुलर मटेरियल यूज्ड फॉर द थर्मल इंसुलेशन. फॉर्म्ड प्लास्टिक जो है ये प्रोवाइड करता है सेलुलर मटेरियल प्रोवाइड करता है यूज्ड फॉर थर्मल इंसुलेशन के लिए. द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द प्लास्टिक्स. तो ये कुछ प्लास्टिक में डिफेक्ट्स हैं जो हमें दिखते हैं. पहला है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन डिग्रेड्स प्लास्टिक. तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो सूरज से आने वाली किरणें हैं जिनकी वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है वो डिग्रेड करती हैं हमारे प्लास्टिक्स को बाय कॉजिंग एम्ब्रिटलमेंट एंड चेंज इन सरफेस अपीयरेंस. तो ये इसमें एम्ब्रिटलमेंट कॉज करती है और इसकी सरफेस की अपीयरेंस को अफेक्ट करती है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, मॉइस्चर इन जर्नल
in general has large effect but can reduce bond between strength between the glass fiber and the polyester resin। वैसे तो इसका बहुत अफेक्ट होता है, ये रिड्यूस करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। अब ये कह रहा है क्रैकिंग ऑफ द पॉलीथिलीन इन कोल्ड वाटर सिस्टर्न्स इज कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ द ऑयल बेस्ड जॉइंटिंग कंपाउंड। अब अगर हम ऑयल बेस्ड जॉइंटिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रैकिंग ऑफ द पॉलीथिलीन के अंदर क्रैक्स पैदा हो जाएंगे इन द कोल्ड वाटर। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड द पॉलीकार्बन्स हैव हाई थर्मल एक्सपेंशन। पीवीसी एंड द पॉलीकार्बन्स, पीवीसी और जो पॉलीकार्बन्स हैं हैव अ हाई थर्मल एक्सपेंशन, इनकी थर्मल एक्सपेंशन बहुत हाई होती है। अनलेस प्रॉपरली अलाउड फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीवीसी गटर्स and down pipes can cause joint failure and the leakage. PVC and the polycarbon have a high thermal expansion. PVC और पॉलीकार्बन की जो थर्मल एक्सपेंशन है ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सपेंड करते हैं हीट में। अगर धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं गर्मियों में एक्सपेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अनलेस प्रॉपरली अलाउड फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीवीसी गटर्स, अनलेस अगर उसे प्रॉपरली अलो किया जाए, द मूवमेंट ऑफ द पीवीसी गटर्स एंड द डाउन पाइप्स कैन काज जॉइंट फेलियर एंड द लीकेज। अगर हम इसको अलो कर रहे हैं तो ये इसमें कॉज हो सकता है, फेलियर कॉज हो सकता है, लीकेज हो सकती है पीवीसी गटर्स के अंदर। प्लास्टिक्स क्रीप अंडर कंटिन्यूस लोड एंड स्पेशल प्रिकॉशंस आर नीडेड व्हेन स्ट्रेसेस आर हाई। क्रीप होता है एक तरह का फेलियर, अगर लंबे समय तक उसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, लंबे समय के लिए उस पर स्ट्रेस पड़ी हुई है तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, वो कंटिन्यूसली फेल हो जाता है। अगर लंबे समय के लिए आपने लोड डाला है और उसमें स्ट्रेसेस पड़ रही हैं तो मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टोन्स की। नेचुरल स्टोन्स आर क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू वन ऑफ द थ्री मेन ग्रुप्स, एग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक। अब स्टोन्स, पत्थर भी इस्तेमाल होते हैं हमारे, पत्थर भी हमारा एज अ बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। और ये कह रहा है नेचुरल स्टोन जो है वो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, या तो वो इग्नीशियस होता है, या तो वो सेडिमेंट्री होता है, या तो वो मेटामॉर्फिक होता है। तो द फॉलोइंग डिट्योरेशन आर ऑब्जर्व्ड इन द नेचुरल स्टोन्स ड्यू टू द वेरियस वेदरिंग एजेंसीज। तो किस तरह की डिट्योरेशन होती है नेचुरल स्टोन्स में वेदरिंग एजेंसीज द्वारा, वो दी हुई है। द एटमोस्फेरिक पोल्यूशन causes deterioration of the limestone and the sandstone. If wetting and drying are frequent due to the rainfall, the surface of the stone gets slowly eroded. The atmospheric pollution, जो एटमोसफेयर में पोल्यूशन है, causes deterioration, ये डिट्योरेशन कॉज करता है ऑफ द लाइमस्टोन। चूना जो है, लाइमस्टोन जो आपका मार्बल का पत्थर होता है या सैंडस्टोन जो होता है, इसमें ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से अफेक्ट होता है। आपने इसके बारे में सुना हुआ है। अभी पीछे ताजमहल के आगे पीछे की फैक्ट्रीज़ को भी बंद करवाया गया था इसी वजह से, क्योंकि वो वहाँ से पोल्यूशन फैल रहा था और एसिड रेन की वजह से वो ख़राब हो रहा था। वही यहाँ पे ये बता रहा है, इफ़ वेटिंग एंड ड्राइंग आर फ्रीक्वेंट ड्यू टू द रेनफॉल द सरफेस ऑफ द स्टोन गेट्स स्लोली इरोडेड। अगर बार बार उस पर बारिश पड़ रही है तो सरफेस ख़राब हो सकती है, इरोड हो सकती है धीरे धीरे। फ्रॉस्ट में आल्सो अटैक सम लाइमस्टोन, कुछ तरह के लाइमस्टोन जो होते हैं उसे फ्रॉस्ट एक्शन भी अफेक्ट करता है। उसके बाद मार्बल इज़ अटैक्ड बाय द सल्फ्यूरिक गैसेस। सल्फ्यूरिक गैसेस जो होती हैं वो मार्बल को अफेक्ट करती हैं, इरोड करती हैं, ख़राब करती हैं। स्लेट्स आर यूज्ड फॉर द रूफिंग। रूफिंग के लिए स्लेट एक तरह का पत्थर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लैडिंग एंड द डीपीसी रूफिंग and the DPC. Roofing slates are exposed to most severe conditions and can be affected by the sulfuric gases. अब कह रहा है क्योंकि रूफ़ के ऊपर आपने जो स्लेट्स रखी हैं वो एक्सपोज्ड हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको सल्फ्यूरिक गैसेस जो हैं बहुत अच्छे से अफेक्ट कर सकती हैं। और पांचवा पॉइंट है, ऑन मेजर cause of the damage in all types of the stone can be due to the corrosion of the embedded fixtures. वन मेजर, एक और बड़ा कॉज जो है डैमेज का इन ऑल टाइप्स ऑफ द स्टोन कैन बी ड्यू टू द करोजन ऑफ द एम्बेडेड फिक्सचर। अब इसमें फिक्सचर एंड फिक्सचर्स जो इसको फिक्स करने के लिए जो लगे हुए हैं उसमें करोजन
आने की वजह से भी आपके स्टोन्स को डैमेज हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब उसके आगे पीछे अगर आयरन है, आयरन के कांटेक्ट में आ जाता है, आयरन को जंग लग सकता है, स्टील क्लैंप्स को जंग लग सकता है, डॉवल्स को जंग लग सकता है, कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द लाइमस्टोन एंड द सैंडस्टोन्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था, और सेकंड चैप्टर का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, अफेक्ट्स ऑफ द वेरियस एजेंसीज ऑफ द डिटेरियोरेशन ऑन द डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल। ये हमारा सेकंड चैप्टर था, एजेंसीज काजिंग डिटेरियोरेशन, और इसके हमने कुछ टॉपिक्स को पहले पिछले कुछ जो हमारी वीडियोस हैं उसमें कवर किया था, और आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और सिलेबस में हमारे 5 से 6 चैप्टर थे, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आगे भी फ्री वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।